ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, YouTube के माध्यम से आज का सत्र प्रेषित किया जा रहा है। गृहस्थ एक तपोवन इस पुस्तक से आज का अध्याय है संतान उत्पादन भारी दायित्व। इस अध्याय के अंतर्गत आइए हम सभी स्वाध्याय करें और आप सबसे विशेष प्रार्थना कि अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, जिससे कि इन महत्वपूर्ण सूत्रों को लोगों तक पहुंचाया जा सके और उनको इसका दिव्य लाभ मिल सके। प्रारंभ करते हैं आज के सत्र को। जमाने की हवा जिस दिशा में चल रही है उसे देखते हुए मनुष्य का मन यदि जोड़ी बनाकर रहने और कामुकता का रसास्वादन करते रहने के लिए चले तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मनोरंजन के माध्यमों में प्रकृति ने जननेंद्रिय को प्रमुख बनाया है। फिर वातावरण ऐसा बन गया है कि साहित्य, सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, गायन, वादन आदि क्षेत्रों में कामुकता का गहरा प्रवेश हो चला है। अश्लील फिल्मों, चित्रों की कानून का बांध तोड़ते हुए बाढ़ सी आ गई। एकांत की पारस्परिक चर्चाओं में इसी संदर्भ का बाहुल्य रहता है। ऐसी दशा में संयमशील ब्रह्मचारी जीवन जी सकना किसी शूरवीर और मनोजयी का ही काम है। जो बात कभी सामान्य थी अब वह अपवाद हो गई है। नर नारी सभी इस तूफान में तिनके पत्तों की तरह उड़ते चले जा रहे हैं। ऐसी दशा में गुप्त व्यभिचार या अप्राकृतिक कृत्यों से होने वाली हानि तथा अव्यवस्था, अस्त व्यस्तता से बचने के लिए हमें उन उपायों को अपनाना पड़ेगा जिसमें दुराव, पाखंड रचने की अपेक्षा यथार्थता को अपनाया और सामान्य रीति से जिया जा सके। महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, और इसके माध्यम से निस्संदेह आज हम सभी महत्वपूर्ण सूत्र प्राप्त करेंगे। वास्तविकता है आज के इस वातावरण की जो परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर दर्शाया है। आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, सभी धर्म संप्रदायों में उनका नेतृत्व करने वाली पीर संत महंतों का एक बड़ा वर्ग होता है जो एकाकी रहने का, अविवाहित समय गुजारने का दम्भ रचता है। इनमें से उंगलियां गिनने जितने ही ऐसे होते हैं जो मन, वचन, कर्म से वास्तविक ब्रह्मचर्य का पालन करें। शेष उसमें कहीं न कहीं के छिद्र ढूंढ लेते हैं। भेद प्रकट होने पर निंदा होती है, चर्चा का विषय बनता है, तब एक घोंसले को खाली करके दूसरे जंगल में, दूसरे पेड़ पर दूसरा घोंसला बनाते हैं। ऐसे ही उजड़ते, बिगड़ते खेल चलते रहते हैं और वह प्रसंग गौड़ हो जाता है जिसके लिए उन्होंने अपने को समर्पित करने की घोषणा की थी। इस विडंबना की अपेक्षा ये कहीं अच्छा है कि लोक सेवी, धर्म सेवी नर नारी कार्य संलग्न तो उसी निश्चय से रहें पर अपने साथी तलाश कर लें। प्राचीन काल के प्रायः सभी ऋषि मुनि जोड़ियों में रहते थे। कबीर ने
तत्कालीन पाखंड को उखाड़कर अपनी पत्नी तलाश ली थी। रामकृष्ण परमहंस भी विवाहित थे। देवताओं में से प्रायः 100% गृहस्थ हैं। जापान के गांधी कागाबा ने लोक सेवा का व्रत लिया था, पर उनकी पत्नी सहेली के रूप में उनके कार्य में निरंतर हाथ बटाती रही, जिनमें साहस रहा है। अंतर और व्यवहार को एकाकार बनाकर जीवन यापन करने की हिम्मत रही है। उन्होंने अपने को विशिष्ट प्रदर्शित करने की अपेक्षा सामान्य रहने में सत्य का निर्वाह अधिक अच्छी तरह होते देखा और जोड़ा बना लिया। यदि धर्माचार्यों के मन को परखा जाए और परंपरा के आडंबर को महत्वहीन होने का तथ्य समझाया जाए, तो अपने जैसी आयु तथा भावना वाले साथी आसानी से ढूंढ सकते हैं और अपेक्षाकृत अधिक अच्छा और अधिक मात्रा में काम कर सकते हैं। सिख धर्म में गुरुओं की परंपरा के साथ गृहस्थ जीवन जुड़ा रहा है। अच्छा हो अन्य वर्गों के संत भी इसी रीति नीति को अपनाएं और निरर्थक आडंबर को उतार फेंकें। संभोग से समाधि की संरचना करने की अपेक्षा ये कहीं अच्छा है कि साथी, सेक्रेटरी आदि जो भी नाम रखें, पर दाम्पत्य व्यवस्था बनाकर उन लाभों से लाभान्वित हों जो एक सदगृहस्थ को सुख दुख में साथ देने वाले मित्र के रूप में मिलते हैं। कार्य में रुकावट तब पड़ती है जब बाल बच्चों का दायित्व सिर पर आता है और उसे निभाने के लिए 1000 प्रपंच रचने पड़ते। अब यह पूर्णतया संभव है कि बिना बच्चों का वैवाहिक जीवन चल सके। मनीषियों, लोक सेवियों, समाज सुधारकों, धर्मोपदेशकों को ऐसे ही विवाह करने चाहिए। उन्हें ब्रह्मचर्य की परिभाषा बच्चे न उत्पन्न करने की रूप में करनी चाहिए। पत्नी हाथ बटाती है और बच्चे जन्मने के उपरांत वह भी निरर्थक हो जाती है। और पति को भी भोड़े तरह के जंजाल में जकड़ देती, जिनके सामने कोई उद्देश्य नहीं है। उन्हें खाली बैठे रहने की अपेक्षा बच्चे पैदा करने और पालने में लगे रहना भी एक मनोरंजक काम है। आदर्शवादी उद्देश्यों के लिए लोक मंगल निरत हल्का फुल्का जीवन यापन करना ही ब्रह्मचर्य का मूलभूत उद्देश्य है। इसके लिए यदि नर या नारी को अपना साथी चुनने की आवश्यकता अनुभव हो, तो फिर इतना और दायित्व ओढ़ना चाहिए कि साथी की प्रकृति तथा क्षमता के अनुरूप बनाने के लिए निर्धारण से पूर्व ही समुचित प्रयत्न कर लिए जाएं। शोभा या शिक्षा से प्रभावित न होकर यह देखना चाहिए कि आदर्शवादी रीति नीति के निर्वाह में जिस सादगी, सज्जनता, श्रमशीलता, संतोष भावना की अनिवार्य आवश्यकता पड़ती है, उसके बीजांकुर पहले से ही मौजूद हैं या नहीं। गाड़ी के दोनों पहिए एक लाइन पर चलें तो ही गति बनती है। यदि एक अड़ जाए या उलट जाए तो फिर बात पैदल चलने से भी महंगी पड़ती है। साधारण गृहस्थ जीवन में समन्वय और सहयोग की आवश्यकता रहती है। फिर आदर्शवादी गतिविधियों में तो कर्ताओं को सर्वतोभावेन एकीभूत होना चाहिए। ऐसा विवाह करके संतान उत्पादन से बचा रहने वाला विवाह वस्तुतः ब्रह्मचर्य पालन की आवश्यकता ही पूरी करता है। संत परंपरा का ब्रह्मचर्य ऐच्छिक है, उसे बीच में तोड़ा या छोड़ा भी जा सकता है, पर कुछ बाधित ब्रह्मचर्य भी हैं। उनमें समाज, परंपरा एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखना पड़ता है। बड़ी उम्र के विधुर जिनके कई बच्चे भी हैं, इसी प्रकार कई संतानों वाली विधवाएं, परित्यक्ताएं भी असमंजस की स्थिति में रहती हैं। उन्हें बच्चों के हित को ध्यान में रखना पड़ता है। प्रथम तो ऐसी जिम्मेदारियों से लदे व्यक्ति के साथ रहने के लिए कोई साथी तैयार ही नहीं होता। दूसरे, यदि हो भी जाए और नए साथी से संतानें होने लगें तो पिछली और
अब की संतानों के बीच भेदभाव चल पड़ता है। पैतृक संपत्ति को लेकर बंटवारे के प्रश्न पर कलह खड़ा होता है। यह विग्रह संतानों की ही नहीं, अपने अभिभावकों को भी लपेट में ले लेता है। बच्चे छोटे रहते हैं तब तक गाड़ी चलती रहती है, पर जैसे ही वे बड़े होते हैं अभिभावकों से उलझने लगते हैं और आपस में भी कलह से बढ़कर शत्रुता तक जा पहुंचते हैं। आरंभ में जिस उत्साह से बच्चों को छोटा समझकर उनके भरण पोषण के लिए सहायता तलाशने की दृष्टि से विवाह किया था, वह ही कुछ समय उपरांत पश्चाताप का कारण बनता है। गुत्थी सुलझने की अपेक्षा और अधिक उलझ जाती है। इस प्रकार के विवाह जहां करने ही पड़े, वहां यह पहले से ही निश्चय कर लेना चाहिए कि दूसरे पति या पत्नी से नई संतान न पैदा की जाएगी। विधवा और विधुरों के लिए ब्रह्मचर्य पालन की परंपरा है। यदि व्यक्ति साथ साथ सहयोगी के रूप में रहें किंतु संतान उत्पादन न करें तो बात निभ सकती है, गाड़ी चलती रह सकती है। ऐसे विवाह सेवक या सेविका नियुक्ति के रूप में भी हो सकते हैं। निर्धारित वेतन मिलते रहने पर समयानुसार कुछ पूंजी जमा हो जाती है और उससे उस समय का सहारा हो सकता है जब घर के कलह से दोनों को अलग होना पड़े अथवा स्वयं ही घर छोड़कर अपना स्वतंत्र ठिकाना बनाना पड़े। वृद्धावस्था के लिए हर समझदार आदमी को ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए जिससे उन्हें बालकों पर आर्थिक दृष्टि से बोझ बनकर न रहना पड़े। जो लोग हाथ खाली करके पूरी तरह संतान पर आश्रित हो जाते हैं, उन्हें संतान की बेरुखी और उनकी पत्नियों की तानेकाशी शूल के समान चुभते हैं, पर मन मसोस कर बैठा रहने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रहता। अच्छा हो कि सामने आने से पहले ही इस कठिनाई से बचे रहने का मार्ग मोड़ लिया जाए। परित्यक्ताओं और विधवाओं की स्थिति प्रायः समान होती है। बच्चों का प्रश्न उनके भी आड़े आता है, उनके साथ बच्चे भी भगा दिए। कभी कभी उन्हें छीन भी लिया जाता है। दोनों ही परिस्थितियों में उनका मन कचोटता रहता है। पाश्चात्य देशों में सरकारी बाल गृहों में अनाथ संतान के भरण पोषण की व्यवस्था है, पर भारत में ऐसा कुछ नहीं है। माताएं अपने बलबूते पर उन्हें सुयोग्य स्वावलंबी नहीं बना पाती। ऐसी दशा में उन्हें बाल श्रमिक, बाल अपराधी या आवारा भिक्षुक बनना पड़ता है। अच्छा हो जिनकी संतानें नहीं है, जो उत्तराधिकार में संपदा सौंपने के लिए किसी संबंधी का बच्चा गोद रखना चाहते हैं, वे अपना दृष्टिकोण बदलें और वंश चलाने, बुढ़ापे का सहारा ढूंढने की अपेक्षा किन्हीं अनाश्रित बालकों को स्वावलंबी सुशिक्षित बनाने के लिए अपने पास रख लें और परमार्थ भाव से उनका भरण पोषण करें। अपने देश में नारी को दयनीय दशा को देखते हुए ऐसी पारमार्थिक संस्थाओं की अतीव आवश्यकता है जो अनाश्रित महिलाओं, विशेषकर उनके बालकों के भरण पोषण की व्यवस्था करे। गौशाला चलाने की अपेक्षा यह पुण्य परमार्थ किसी भी प्रकार कम सहृदयता पूर्ण नहीं है। जिन विधवाओं या विधुरों की संतान नहीं है, उनके विवाह तो परस्पर किसी प्रकार हो सकते हैं, पर असली कठिनाई उन परित्यक्ताओं विधवाओं के सामने है जिन्हें अनाथ होते समय कोई पूंजी नहीं मिली है, वरन बच्चों का दायित्व कंधे पर आया। उनके लिए ऐसे महिलाश्रयों की उदार चेताओं को व्यवस्था करनी चाहिए जहां रहकर कुछ उद्योग कर सकें और अपने बालकों को पाल सकें। जहां ऐसी आशंका हो वहां महिलाओं को पहले से ही सतर्क रहना चाहिए कि उन पर कम से कम संतान का दायित्व तो न लदे। निर्धन लोगों को जो नित्य खाते हैं, संतान उत्पादन को एक अपराध मानकर उससे बचना चाहिए। इस तरीके से साथियों, ये अध्याय बहुत ही
गंभीर विषय के साथ हम सबके सामने आया। एक और अध्याय है, सुयोग्य जोड़ियां इस तरह मिलेंगी। आइए उसका भी स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक बार मैसेज करके अवश्य बता दें कि सबको आवाज अच्छे से आ रही है ना। यदि तो थोड़ा आसान हो जाएगा। सुयोग्य जोड़ियां इस तरह मिलेंगी। जिस प्रकार बाल विवाह और दहेज प्रदर्शन धूमधाम वाले विवाहों का प्रचलन लोगों की अभिरुचि में सम्मिलित हो गया है, उसी प्रकार वर कन्या के अनुरूप जोड़ा मिलने में भी लोगों के कुछ विशेष दृष्टिकोण हैं। यूं कई समुदायों में लड़के के लिए लड़की ढूंढने के लिए निकलने का रिवाज भी है, पर आमतौर से लड़की वाले ही लड़का ढूंढने निकलते हैं। इसमें पहली बात होती है अपनी जाति या उपजाति की। लड़का उसी में मिलना चाहिए। इसके बाद यह देखा जाता है कि उसकी पैतृक आजीविका क्या है। कभी यह सोचा जाता रहा होगा कि लड़का कमाने योग्य न रहे तो उसके संचित संपदा के हिस्से पर लड़की का पालन पोषण होता रहे। उन दिनों शिक्षा और स्वावलंबन पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था, पर वह मान्यता समय की प्रगति के साथ साथ थोथी सिद्ध होती है। पैतृक संपत्ति बड़ी दिखने पर भी उसके कई हिस्सेदार होते थे। वे समर्थ होने पर मिलजुल कर साथ रहने की अपेक्षा बंटवारा पसंद करते थे। हर एक के हिस्से में थोड़ी थोड़ी भूमि आती थी। बड़ा घर होने पर उसका बंटवारा और भी कठिन पड़ता था। विधवा या संकोची का हिस्सा दूसरे समर्थ भागीदार छुड़ा लेते थे। फलतः जिस संपदा पर बड़ी आशा लगाई गई थी और उसे निश्चिंतता का आधार समझा गया था, वह सम्मिलित रहने पर तो सबका गुजारा करती थी, पर बंटवारा होते ही वह कांच के टूटे गिलास की तरह बिखर जाती और जिनका कब्जा मजबूत था उन्हीं में काम आती। लड़के की योग्यता से भी अधिक जिस पैतृक संपदा को ध्यान में रखा गया था, वह समय आने पर कागज की नाव जैसी सिद्ध होती। आए दिन उसी को लेकर द्वेष, दुर्भाव और कोर्ट कचहरी का सिलसिला चलता रहता। यह बात समझदार ही स्वीकारने लगे कि पैतृक संपदा के आधार पर लड़के का चुनाव करना बेकार है। सुंदरता कागज के फूल जैसी है। 16 से 22 वर्ष तक 6 वर्ष ही वह टिकती है। इसके बाद प्रौढ़ता, परिपक्वता आती है। वह कोमलता विदा हो जाती है, जिसे सुंदरता कहा जाता है। इस देखभाल का नंबर तीसरा माना जाता है कि लड़का स्वतंत्र रूप से कुछ कमाने खाने लगा या थी। उसके पीछे व्यसन, दुर्गुण, कुसंग तो नहीं लग गए। सुंदर और संपन्न घर का होते हुए भी यदि लड़का दुर्व्यसनों का शिकार हो गया है, स्वभाव से क्रोधी या कमजोर है, तो वह न केवल स्वयं सदा परेशान रहेगा, वरन उस लड़की को हैरानी में डाले रहेगा जो उसके पल्ले बंधी है। देखभाल इन्हीं सब बातों को होनी चाहिए। लड़की देखते समय इस संबंध में उसकी शक्ल सूरत भर देखी जाती है। उसका बहुत थोड़ा महत्व है। असल में लड़की की सूरत से नहीं, वरन स्वभाव से घर भर का काम पड़ता है। उसी के कारण गृहस्थियां बनती और बिगड़ती हैं। 10-5 मिनट में किसी को देखकर या 2-4 प्रश्न पूछकर किसी के स्वभाव को नहीं जाना जा सकता। ये तभी संभव है जब किसी रिश्तेदारी या पड़ोसी का उसके साथ निकटवर्ती संबंध रहा हो और ये देखा जाए कि किस प्रकार की उसमें आदतें पक रही हैं। क्रोधी, आलसी, असहिष्णु, अनुदार जैसी प्रकृति तो नहीं है। ये ही दुर्गुण पारिवारिक कलह का कारण बनते हैं। इनके बीजांकुर पहले से ही हों या ढील डालने पर पनपते रहें, प्रौढ़ हो जाएं तो फिर आदत में सम्मिलित होने के उपरांत उनका छूटना कठिन पड़ता है। ऐसी दशा में उन दोषों को टालने या सहते रहने के अतिरिक्त
और कोई चारा नहीं रह जाता। तब वह लड़की घर संभालने या नेतृत्व कर सकने की योग्य तो रहती नहीं, किसी प्रकार निर्वाह भर करना पड़ता है। तलाश करने पर निकला जाए तो उसके स्वभाव का पता लगाया जाए। इसलिए ऐसे पड़ोसी से पूछताछ की जाए जो उस घर में आता जाता रहा हो, तो स्वभाव संबंधी अधिक ध्यान देता रहा हो। लड़कियां भी सुंदर वर चाहती हैं, लड़के तो प्रायः इसी बात पर अड़ जाते हैं और अभिभावकों तक की अवज्ञा करके उस लड़की के लिए आग्रह करते हैं जो उनकी पसंदगी पर खरी उतरी। उनकी कसौटी सिनेमा की नर्तकियों को देखते देखते बनती है, पर ये भूल जाते हैं कि धनवान विद्वान होने की तरह रूपवान होना भी एक नशा होता है। यदि वह भड़कने लगे तो सामान्य शक्ल सूरत के पति से संतुष्ट नहीं होती, उसके प्रति लगाव भी कम रहता है। उपेक्षा अवज्ञा का सिलसिला चल पड़ता है। घर में आने जाने वाले उस पर जोर डालना शुरू करते हैं और बहला फुसला कर पतन के गर्त में गिराने तक के लिए सहमत कर लेते हैं। संस्कृत में एक उक्ति आती है, अति रूपवती भार्या शत्रु। पत्नी का अति रूपवान होना भी एक प्रकार से घर में शत्रु पाल लेने के बराबर है। उनमें मनचलापन आ जाता है, बौरा कर दिया जाता है। ऐसी दशा में घर में धन दौलत से लेकर प्रतिस्पर्धा जन्य मारकाट तक की नौबत आ जाती है। लड़की को देखते समय यह भी सोच लेना चाहिए कि वह भी अपने सदृश्य वर चाहे और न मिलने पर असंतुष्ट रहे तो कुछ बेजा बात नहीं है। लड़के तो आमतौर से इस प्रकृति के होते हैं, खास तौर से खूबसूरत लड़के। वे पत्नी के प्रति असंतोष प्रकट करते या उपेक्षा करते देखे गए हैं। अस्तु औसत भारतीय को अपने देश में आमतौर से देखे जाने वाले रंग रूप को ही मध्यवर्ती संभावना मानकर स्वीकार करना चाहिए। बहुत खूबसूरत लड़का या लड़की देखने के कुचक्र में नहीं फंसना चाहिए। अमीरों के घर में उनका मुंहमांगा दहेज देकर पहुंचा देने के लिए मध्यवर्ती या गरीब लोगों का प्रयत्न करना बेकार है। गरीब घरों की लड़कियां अमीरों के घर जाकर तिरस्कृत होती हैं और नौकरानी की तरह काम करने के लिए बाधित होती हैं। उन्हें बेचारी बनकर के रहना पड़ता है। जिस घर में अमीरी पहुंचती है उसमें अहमन्यता एवं बदमिजाजी बदसलूकी भी जा पहुंचती है। सज्जनता, नम्रता, सहानुभूति, शिष्टता जैसे सद्गुण अनायास ही विदा हो जाते हैं। उन दुर्गुणों का दबाव उसी लड़की पर पड़ता है जो गरीब घर से आई है। पग पग पर तिरस्कृत होते रहने के कारण बहुत बार उन्हें आत्महत्या तक करनी पड़ती है। इन तथ्यों को ध्यान से देखते हुए औसत दर्जे या गरीब वर्ग के व्यक्ति को अपनी ही स्थिति का सुयोग ढूंढना चाहिए। अमीरों के घर में खुशामद करके या दान दहेज में अपना घर पूरा बेचकर उनके यहाँ ठूसने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करते समय सोचा यह जाता है कि हमारी लड़की किसी प्रकार सुखी बनने की स्थिति में जा पहुंचेगी, किंतु होता ठीक उससे उल्टा है। लड़का ढूंढते समय कन्या के अभिभावक उनको इस तथ्य को भी सम्मिलित कर लेना चाहिए। न बहुत खूबसूरत लड़का ढूंढा जाए, न अधिक संपन्न और न पैतृक संपदा पर नजर डाली जाए। देखा केवल इतना जाए कि लड़का कमाऊ है या नहीं, वह अपने परिश्रम से इतना कमा सकता है या नहीं जिससे अपने परिवार का भली प्रकार निर्वाह कर सके। शिक्षा उच्च स्तरीय ही हो इसका महत्व नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बाप की दौलत को खर्च करते हुए कोई भी लड़का कॉलेज की पढ़ाई पढ़ सकता है, पर जैसा कि चाहा गया है कि उस आधार पर ऊंची नौकरी मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तीसरे डिवीजन पास होने वालों की को ऊंची कक्षाओं में अच्छे स्कूलों में दाखिला तक नहीं मिलता, फिर ऊंची नौकरी कहां से मिले। उच्च शिक्षितों में एक भावना घर कर जाती है कि मिले तो ऊंची नौकरी ही मिले। लंबे समय तक उसकी प्रतीक्षा कर लेने पर उन्हें झक मार कर कोई कम पैसे की निजी नौकरी करनी पड़ती है। वह इतनी कम होती है कि प्रदेश में किराए का मकान लेने में वेतन का अधिकांश भाग तो उसी में चला जाता है। साथ ही इज्जत रखने वाले कपड़े पहनकर भी रहना पड़ता है। इसके बाद जो बचता है वह इतना नहीं होता कि परिवार का पालन ठीक प्रकार हो सके। स्त्रियां तो जननी बनने के बाद योग्य नहीं रहती कि घर से बाहर जाकर कुछ कमाने धमाने में हाथ बटा सकें। उनकी
अशिक्षा, संकोचशीलता और प्रतिबंधिताएं भी ऐसी होती हैं कि वे यदि कुछ करना चाहें तो कर भी नहीं सकती। ऐसी दशा में उन्हें वास्तविक गरीबों से भी गई गुजरी स्थिति में रहना पड़ता है। सुशिक्षित लड़के के साथ रहकर भी वे गरीबों से गई गुजरी स्थिति में रहती हैं। ये वे खतरे हैं जिन्हें आकर्षण समझकर कम आय वाले फंस जाते हैं और पीछे जन्म भर अपनी भ्रांति के लिए सिर घूमते रहते हैं। लड़का या लड़की ढूंढने से पूर्व उचित सुयोग संयोग ढूंढने से पहले अपना दिमाग साफ कर लेना चाहिए कि किनके दरवाजे जाना है, किनके नहीं। इस संदर्भ में अपना मत बन जाने पर आधी भागदौड़ में कटौती हो जाती है और केवल उन्हीं के यहाँ जाया जाता है जहाँ उपयुक्तता है। उपयुक्तता की कसौटी से ये मानी जा सकती है कि लड़का स्वस्थ है, भले ही सुंदर न हो, स्वभाव व्यवहार में असभ्य न हो, भले ही वह उच्च शिक्षित न हो, काम धंधे से लगा हुआ हो, भले ही उसके घर में पैतृक संपदा न हो, उसका परिवार सुसंस्कारी सज्जन मिलनसार हो, ऐसा न हो जो कमाई अधिक या अवांछनीय होने के कारण गर्व से फूल गया है और सीधे मुंह बात न करता। अनुचित कमाई से घर भरने वाले ही अधिक इतराते, अधिक उद्दंडता दिखाई देखे गए हैं। उनके घरों में मांस मदिरा का भी दौर रहता है। ऐसे घरों में किसी आधुनिक का गुजारा तो हो सकता है, किंतु संभ्रांत घर की शालीन, संकोची या सज्जन घर की लड़की का निर्वाह नहीं हो सकता। किसी प्रकार उसे दिन काटने पड़ते तो रोते रुलाते ही अपना समय गुजारती है। इसलिए सयानी कन्या जब 18 वर्ष से अधिक आयु की हो जाए तब विवाह की बात सोचनी चाहिए और अपने प्रचलन के हिसाब से लड़का या लड़की ढूंढने के लिए निकलना चाहिए। लड़की को ऐसी न रहने दिया जाए कि वह घर गृहस्थी के बारे में, अपने शरीर के बारे में, दाम्पत्य जीवन के उत्तरदायित्व के संबंध में कुछ समझती ही न हो। जीवन में आए दिन काम आने वाले गुणकर्म स्वभाव का स्वरूप एवं ढांचा स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। वहां अंक गणित, बीज गणित, इतिहास, भूगोल आदि के ऐसे विषय पढ़ाए जाते हैं जो व्यवहारिक जीवन के काम नहीं आते। जो काम आते हैं वे पढ़ाए ही नहीं जाते। इसलिए अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे लड़कियों को ही क्यों, लड़कों को भी व्यवहारिक ज्ञान के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यह कार्य ट्यूशन लगाकर किराए के मास्टरों से नहीं कराया जा सकता। यह ऐसे दायित्व है जिसे स्वयं ही निभाना चाहिए। माता पिता दोनों मिलकर उन सभी विषयों को पढ़ा सकते हैं जो स्कूलों में नहीं पढ़ाए जाते, पर स्कूली पढ़ाई से भी अधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि इस प्रकार की भारत की क्षेत्रीय एवं जातीय समस्याओं के अनुरूप समाधान सुझाने वाली पुस्तकें लिखने का काम कहीं से ही भी आरंभ नहीं हुआ है। बाजार में केवल अंग्रेजी पुस्तकों के अनुवाद मात्र देशी भाषाओं में मिलते हैं। उनमें पाश्चात्य देशों की स्थिति के अनुरूप ही कुछ लिखा छिपा मिलता है। उपयुक्त लड़की लड़के तलाश करने में एक कठिनाई और है कि पुरातन मान्यता पग पग पर आड़े आती है कि अपनी जाति में शादी करनी। जातियां बिखरी हुई हैं, पास पास के कदाचित ही बड़ी संख्या में कहीं बसी। इसलिए लड़की लड़के ढूंढने के लिए दूर दूर बिखरे क्षेत्रों में जाना पड़ता है। तब ऐसे लड़की लड़कों का पता लगाना कठिन होता है जो गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से अनुकूल पड़ते हैं। उनके बारे में समग्र एवं गहरी जानकारी। बहुत दूर दराज के रिश्तों में एक प्रकार से संबंध विक्षेप की स्थिति बन जाती है। पितृगृह और ससुराल एक दूसरे से जब बहुत दूर पड़ जाते हैं तो दोनों परिवार के सदस्य परस्पर बहुत दिनों में मिलते हैं। तब उनकी घनिष्ठता और आत्मीयता भी कम हो जाती है। यह स्थिति दुख सुख बांटने में और परस्पर निकटवर्ती रहने में सहायक नहीं रहती। लड़कियों को तो विशेष रूप से इससे भावनात्मक ठेस लगती है। एक पक्ष से तिरस्कृत होने पर दूसरे पक्ष की हिम्मत, हिमायत, सिफारिश का आधार बना रहता है। इस स्थिति में वे निराश नहीं होती, हिम्मत में कमी नहीं आने पाती। दुख मुसीबत में एक पक्ष उपेक्षा करे तो दूसरे से सहायता मिलने की आशा बनी रहती है। यह स्थिति दूरदृष्टि से उपयोगी है। एक पक्ष के सिर पूरी तरह मढ़ दिए जाने, दूसरी ओर से सांत्वना के स्वर भी न मिलने से टूट जाती है और अपने को तिरस्कृत, उपेक्षित, असहाय अनुभव करने लगती है। इस स्थिति में तभी बचा जा सकता है जबकि दोनों परिवार के बीच लंबी दूरी न हो। किसी न किसी के आने जाने की खबर सुध लेते रहने का सिलसिला बना। जाति उपजातियों की कट्टरता अब टूट रही है। प्रगतिशीलता समूचे हिंदू समुदाय को एक करके रहेगी। जातियों के आधार पर अभी जो बिखराव चल रहा है वह बहुत समय तक टिक न सकेगा। लोग जाति बंधन को तोड़कर हिंदू मात्र में विवाह करने लगेंगे, कारण कि जाति पाति के विभाजन का आधार न तो तर्क संगत है न विवेक संगत।
न उसमें बुद्धि विवेक का समर्थन है, न उसकी संगठनात्मक उपयोगिता। प्राचीन परंपराएं भी इसका समर्थन नहीं करती। व्यवसाय के हिसाब से वर्ण और जातियां बनती हैं। अब हर व्यक्ति हर व्यवसाय को करने लगा है। ऐसी दशा में जाति वंश का कोई स्थिर आधार नहीं रहा और प्रचलन लकीर पीटने जैसा रह जाता है। यदि अभी से इन टीलों को, खाई खड्डों को ढहा कर समतल बनाना शुरू कर दिया जाए तो ये सब प्रकार श्रेयस्कर ही होगा। विवाह शादियों में इससे भारी सुविधा मिलेगी। अपनी ही जाति का लड़का या लड़की ढूंढने में उस छोटे दायरे के अंतर्गत इच्छित जोड़ियां मिलने से भारी कठिनाई होती है। लड़कों की नीलामी बोली भी इसलिए बढ़ती है कि उसे छोटे दायरे में विक्रेता कम और खरीदार ज्यादा होते हैं। अच्छे लड़कों का एकाधिकार बन जाता है और फिर वे अपना माल मुहमांगी कीमत पर बेचते हैं। यदि दायरा चौड़ा है, कम से कम उन जातियों का झंझट तो मिट ही जाए। प्राचीन काल की तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 ही विभाजन हो तो हर वर्ग के करोड़ों लड़के और करोड़ों लड़कियां सामने होंगे। इनमें से इच्छित जोड़ी मिलाने में तनिक भी कठिनाई न हो। पड़ोस के गांव मोहल्ले में भी जान पहचान के संबंधी मिल जाएंगे और शादियों की ढूंढ खोज के लिए जो भारी दौड़ धूप करनी पड़ती है उसकी आवश्यकता न रहेगी। अपने गायत्री परिवार में ही इन दिनों 24 लाख के करीब सदस्य हैं और अब तो साथियों 15 करोड़ के लगभग हैं। यह संख्या किसी बड़ी उपजाति के समतुल्य है। यदि इसी परिवार के लोग बिना जाति उपजाति का सवाल उठाए आपस में विवाह शादी करने लगे तो उनकी विचारों की समता के कारण आत्मीयता भी अधिक रहेगी और दान दहेज बारात धूमधाम का सवाल भी न उठेगा। यदि सुयोग्य जोड़े ढूंढने हैं तो हमें जाति पाति की कट्टरता छोड़नी होगी और आदर्शवादियों को अपने परिकर को इस हेतु महत्व देना होगा। बहुत सुंदर और बहुत ही समीचीन अध्याय है। आज इन्हीं बिंदुओं पर स्वाध्याय करना चाहिए, इन्हीं बिंदुओं पर चिंतन करना चाहिए, इन्हीं बिंदुओं पर नए नए रास्ते निकालने चाहिए, इसे आत्मसात करना चाहिए। आप सब शेयर जरूर करेंगे साथियों, ये आपसे अपेक्षा है। गायत्री मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।